सुप्रिया का पता चला कि यार उसके नाना जी मुझसे मिलने वाले हैं। जिस बात को सुनकर वह खुशी खुशी आज अपने नाना जी से मिलने के लिए सुबह सुबह तैयार होकर सिंह महल की तरफ निकल चुकी थी। पर जैसे जैसे वह महल के अंदर जा रही थी, उसकी पुरानी यादें एक बार फिर उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगी। आज उसे इस बात का बहुत सारा अफसोस हो रहा था कि आखिर क्यों उसने बिना सोचे समझे अपने नाना जी को इतनी ज्यादा ठेस पहुंचा दी थी। उसने अपने बचपन में आकर अपने अपनों को कई बार देश पहुंचाई थी, जिस चीज का पछतावा आज भी सुप्रिया के अंदर था। पर अब अगर देवी माँ ने उसे दूसरा जन्म दिया ही है तो वह अपनी सभी पुरानी गलतियों को सुधारना चाहती थी। वैसे भी वो बहुत समय तक इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए शुक्रिया ने पहले ही फैसला कर लिया था कि वह आज अपने नाना जी के साथ उनके राज्य चली जाएगी। उसे अपने आप को आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करना था, उसे अपने अस्तित्व को और ज्यादा मजबूत करना था, जिसके लिए उसे इन सभी से दूर जाकर अपने आप को और अधिक मजबूत और शक्तिशाली बनाना होगा, जिसका सबसे तरीका है बल्लभगढ़ राज्य को छोड़कर जाना है। कुछ समय में उसे गलियारे को पूरी तरह पार कर सुप्रिया ने अपने कदमों को सिंह महल के अंदर बढ़ा दिया। जहां उसकी आता देख आसपास मौजूद तभी दास दासी बहुत ही हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि सुप्रिया का ऐसा रूप सभी ने आज पहली बार ही देखा था। वह आज बाकी दिनों से बहुत ज्यादा अलग लग रही थी, इतनी कि कुछ लोगों ने तो शुरुआत में उसे पहचाना ही नहीं था। सुप्रिया हमेशा ही चमकदार कपड़ों और गहनों से लदी हुई किसी बड़ी उम्र की युवती के समान लगती थी, जिस वजह से लोग लगभग भूल ही गए थे कि वह एक 13 साल की बच्ची है। पर आज पहली बार सभी ने उसे एक युवा लड़की के रूप में तैयार हुए देखा था, जो सभी के लिए किसी सपने से कम नहीं था। जिस चीज ने आज सभी की नजरों को सुप्रिया पर ठहराने पर मजबूर कर दिया था, महल में काम कर रहे सभी दास दासी सुप्रिया को देखकर बातें बनाने लगे। क्या ये मालिक की वही बिगड़ और बदसूरत बेटी है जिसके बारे में हमने सुना है? हाँ, ये वही है, परंतु आज इसका रूप इतना अलग क्यों है? अरे तुमने नहीं पता, ये तो छोटी राजकुमारी का हर बार का है। उन्हें जितनी बार भी महल में बुलाया जाता है वो हर बार यहाँ आकर कुछ ना कुछ तमाशा खड़ा करती है। मुझे लगता है आज भी वह जरूर किसी न किसी बुरे इरादे से ही यहाँ आई होगी। हाँ, तुम्हें याद नहीं है पिछली बार जब यह आई थी तब उन्होंने हमारी प्यारी राजकुमारी काशवी को कितना ज्यादा कष्ट पहुंचा था। इसने अपनी ईर्ष्या में आकर उनकी जान लेने की कोशिश की थी, जिसे सुनकर वहां काम करने आए नए लोग जिन्होंने पहली बार सुप्रिया को देखा था, उनके मन में भी बाकी सभी की बातें सुनकर सुप्रिया की छवि पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। जहां कुछ समय पहले तक कुछ दस्तासी सुप्रिया को प्रशंसा की निगाहों से देख रहे थे, अब वो उसे घृणा और अविश्वास की नजरों से देखते हुए उसके बारे में भला बुरा कहने लगे, जो सभी बातें सुप्रिया के कानों तक अच्छी तरह जा रही थी। पर उसने इन बातों पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की। हाँ, अगर वह आज पहले वाले सुप्रिया होती तो वह जरूर इन लोगों की ऐसी बातें सुनकर वह अब तक गुस्से में आकर यहाँ बहुत ज्यादा हंगामा करती, पर अब उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह इन बातों का अनदेखा करते हुए आखिरकार भोजन कक्ष तक पहुंच गई, जहां उसे अंदर बैठे कुछ लोगों की हंसी की आवाज सुनाई दी, जिसको सुनकर सुप्रिया कुछ पल के लिए अपने स्थान पर रुक गई। आखिर यही आवाजें सुनने के लिए वो अपनी जीवन भर तरसती रही, परंतु अब उसे इन आवाजों और उनके चेहरों से नफरत हो रही थी। भोजन कक्ष से आती आवाजें सुप्रिया को अपने दिल में किसी तीर की तरह चुभ रही थी। उसने कुछ समय वहीं रुककर अपने गुस्से और नफरत को काबू करने की कोशिश की। गुस्से और नफरत के कारण सुप्रिया की आंखें लाल हो चुकी थी। उसके हाथों की नसें जो उसके गुस्से के कारण बुरी तरह बाहर निकलने पर थी, जिसे शांत करने के लिए सुप्रिया ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। एक गहरी सांस छोड़कर अंदर की तरफ बढ़ गई। भोजन कक्ष में सेनापति अभय सिंह, उनकी पत्नी तुलसी देवी और सुप्रिया के तीनों बड़े भाई बहन हंसी उल्लास के साथ अपने साथ बैठे राजा विक्रमादित्य से वार्तालाप कर रहे थे। राजा विक्रमादित्य वैसे तो 67 वर्ष के हो गए हैं, परंतु इनके चेहरे का तेज और शारीरिक क्षमता की वजह से ये आज भी 50 वर्ष के व्यक्ति के समान दिखते हैं। ये अवध देश के राजा है, जो घने सुंदर पहाड़ों के बीचों बीच बसा एक छोटा सा देश है, जो इनके नेतृत्व में एक सुंदर संपन्न खुशहाल देश है। इनकी एक ही संतान है, जो है तुलसी देवी,
जिनसे अभी ये काफी नाराज है। कारण है उनका सुप्रिया की तरफ व्यवहार, क्योंकि ये अपनी एक लौती नातिन से बहुत अधिक प्यार जो करते हैं। इस समय राजा विक्रमादित्य, जिनके एक तरफ काशवी और दूसरी तरफ तुलसी देवी बैठी हुई उनसे खुशी खुशी उनकी यात्रा के बारे में बातें कर रही थी, जिनकी बातों का ये हाँ और ना में ही उत्तर दे रहे थे। वहीं उनकी सामने बैठे सेनापति अभय सिंह, जिनके एक तरफ उनका बड़ा पुत्र सूरज प्रताप सिंह और दूसरी तरफ छोटा बेटा वीर प्रताप सिंह बैठ हंसी खुशी वार्तालाप करते हुए अपना भोजन कर रहे थे, जिन्हें देखकर सभी को यही लगता कि यही उनका पूरा खुशी भरा परिवार था, जिसमें किसी और की जगह ही नहीं थी। वही सामने खड़ी सुप्रिया इस फैमिली ड्रामे को कुछ देर देखती रही और फिर चुपचाप अपने नाना की तरफ बढ़ गई। वही किसी के आने की आहट सुन सभी का ध्यान कक्ष के दरवाजे पर गया, जहां सभी को सामने से आती सुप्रिया दिखाई दी, जिसे देखकर अचानक ही पूरे कक्ष में शांति फैल गई, जिसकी उम्मीद सुप्रिया को पहले से ही थी, क्योंकि ये आज पहली बार तो नहीं था जब उसके आने से उसका पूरा परिवार इस तरह शांत हो जाया करता। ये तो हमसे का ही है, जिससे अब सुप्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने सभी को नजरअंदाज करते हुए एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अपने नाना जी की तरफ देखा। वही जब विक्रमादित्य की नजर सुप्रिया पर गई, तो उनका चेहरा जो अभी तक गंभीर बना हुआ था, सुप्रिया को आता देख चमक उठा। वो लंबे समय से सुप्रिया का इंतजार कर रहे थे, जिसे आता देख वो जल्दी से अपने स्थान से खड़े हुए और आगे आते हुए सुप्रिया को अपने सीने से लगा लिया। वही सुप्रिया भी खुशी खुशी बिना किसी झिझक के अपने नाना जी से मिली और उनसे उनका हाल चाल पूछने लगी। नाना जी, आप कैसे हैं? पता है हम कितने समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आपको आने में इतना समय क्यों लगा? आपको पता है अगर आप आज हमसे मिलने नहीं आते तो फिर हम आपसे कभी बात नहीं करते। सुप्रिया ने ये सभी बातें बहुत ही मासूमियत से अपने नाना जी को डांटते हुए कही थी। वही राजा विक्रमादित्य, जिनके कठोर व्यवहार और स्ट्रांग ऑरा के कारण कोई व्यक्ति उनसे आंखें मिलना तो दूर बात करने से भी डरता था, उनके आसपास कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं था जो उनसे ना डरे। वहां आज उनकी नातिन उनकी आंखों में आंखें डालकर लौट रही थी, जिसे देख विक्रमादित्य अचानक जोर जोर से हंसने लगे। वही अपने नाना जी को इस तरह अचानक हंसते देख सुप्रिया उन्हें असमंजस में देखने लगी। वही पीछे खड़ा सुप्रिया का परिवार भी आज उन्हें देखकर आश्चर्य असमंजस में नजर आ रहा था। जो राजा विक्रमादित्य को अच्छी तरह जानते थे, उन्हें पता था कि वह इतनी आसानी से घूमने मिलने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनका इस तरह सुप्रिया की बातों पर हंसना कोई आम बात नहीं थी। और दूसरी तरफ सुप्रिया जब से भोजन कक्ष में आई थी, उसने एक नज़र भी अपने माता पिता की तरह नहीं देखा था, जो चीज तुलसी देवी और अभय सिंह को बहुत अजीब लग रही थी। आज पहली बार पता नहीं कि क्यों उन्हें सुप्रिया का उन्हें इस तरह नजरअंदाज करना चुभ रहा था। इस पूरे समय में सुप्रिया ने एक बार भी अपने परिवार की तरफ नहीं देखा था, जो चीज सभी के लिए आश्चर्यजनक थी। क्योंकि स्थिति कैसी भी हो, वह कितना भी सुप्रिया को डांट ले या कोई बड़ा सा बड़ा मेहमान भी उनके घर आ जाए, सुप्रिया तब भी सबसे पहले अपने परिवार के पास जाया करती थी। परंतु आज सब कुछ अलग था। भोजन कक्ष में प्रवेश करने से लेकर अब तक उसने एक बार भी अपने माता पिता की तरफ नहीं देखा था, जिसे देखकर अचानक तुलसी देवी को ऐसा लगा जैसे उसने अपने किसी बहुत करीबी को खो दिया हो। वही सुप्रिया के दोनों बड़े भाइयों की भी कुछ ऐसी ही दशा थी। सुप्रिया जब भी उन दोनों से मिला करती तो हमेशा स्वयं आगे बढ़कर उनसे बातें करने की कोशिश करती और हमेशा ही उनके आगे पीछे घूमती रहा करती। वो कभी भी उसकी बातों का जवाब तो नहीं देते थे, वह हमेशा ही उन्हें परेशान किया करती। पर पता नहीं क्यों आज सुप्रिया का उन्हें इस तरह पूरी तरह नजरअंदाज कर देना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। वही सुप्रिया ने जब अपने नाना जी को इस तरह हंसते देखा तो उसने उनसे सवाल किया, क्या हुआ नाना जी, आप इस तरह हंस क्यों रहे हैं? जो कहते हुए सुप्रिया ने अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रखकर अपने गालों को थोड़े गुस्से में फैला लिया, जिसमें वो इस समय बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। जिस देख विक्रमादित्य ने प्यार से सुप्रीम के सर की सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं मेरी राजकुमारी, बस आज हमें पता चला कि हमारे छोटी सी राजकुमारी अब कितनी बड़ी हो गई है। लगता है हमें सच में काफी समय लग गया आपके पास आने में। जिसे सुनकर सुप्रिया ने हंसते हुए अपने नाना जी से कहा, देखा यही तो हम कह रहे हैं,
अब चलिए जल्दी से भोजन करते हैं, हमें बहुत भूख लगी है। जिसे सुनकर विक्रमादित्य जी ने खुशी खुशी सुप्रिया के छोटे से हाथों को पकड़ा और उसे अपने पास बैठा लिया। जिस स्थान पर कुछ समय पहले तुलसी देवी बैठी थी, वह अब सुप्रिया थी। इस समय सुप्रिया अपने नाना जी विक्रमादित्य जी के पास बैठी उनसे बातें कर रही थी। उसका पूरा ध्यान इस समय अपने नाना जी की तरफ ही था। वही सुप्रिया के सामने बैठे उसके माता पिता और भाई, जिन्होंने शायद कभी भी सुप्रिया पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, आज उन सभी की आंखें सुप्रिया पर ही टिकी हुई थी। उन्हें सुप्रिया का उन्हें इस तरह अनदेखा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुप्रिया जिस समय से भोजन कक्ष में आई थी, उसने एक बार भी अपनी नजरें उठाकर अपने माता पिता की तरफ नहीं देखा था। बात करना तो दूर की बात थी। जो सभी को आज बहुत ज्यादा खल रहा था, वही सामने बैठे सेनापति अभय सिंह, जो एक टक अपने सामने मौजूद अपनी 13 साल की छोटी सी बच्ची को देख रहे थे। शायद इन 13 सालों में आज उन्होंने सही तरीके से अपने बेटी पर ध्यान दिया था। वही बिल्कुल उनकी पत्नी की छवि थी, बस उसके आंखों और बालों का रंग अभय सिंह की तरह था। उसका चेहरा थोड़ा कमजोर और मुरझाया सा नजर आ रहा था। क्या वो बीमार है? तो उन्होंने उस बारे में क्यों नहीं पता, जिसे सोचकर अचानक उन्हें अपने दिल में एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी महसूस हुई। बेशक वो कभी सुप्रिया को जताते ना हो, परंतु वह हमेशा ही उसे बहुत अधिक प्रेम करते थे, पर कभी जताते नहीं थे, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसका खामियाजा अब उन्हें भुगतने का समय आ गया था। वही तुलसी जी की भी दशा उनके पति से कुछ अलग नहीं थे, क्योंकि यह पहली बार था जब सुप्रिया ने उनके सामने होते हुए भी उनसे ना तो बात की थी और नहीं की तरफ देखा था। बेशक तुलसी जी कभी उसकी बातों का जवाब नहीं देती थी, पर उसके बावजूद भी सुप्रिया हमेशा तुलसी जी से बातें किया करती। वह रोजाना रोज किसी बहाने से उनके कक्ष में आ जाया करती और घंटे उनके सामने बैठे उनसे बातें करते रहती, जिसका जवाब तो कभी तुलसी जी देती नहीं थी, परंतु वह सुप्रिया को कभी टालते भी नहीं थी। वहां बैठे हर एक व्यक्ति के मन में इस समय सुप्रिया के ही विचार चल रहे थे, जो उसके आज इस तरह एकदम अनजान बनने को लेकर काफी ज्यादा हैरान परेशान नजर आ रहे थे। परंतु इन सबसे अलग दो गहरी नीली आंखें जो अपने गुस्से में लगातार सुप्रिया को घूरे जा रही थी, वह अपनी आंखों में अत्यधिक नफरत और गुस्सा लिए उसी की तरफ देख रही थी, जो कोई और नहीं बल्कि काशवी थी। सुप्रिया के भोजन कक्ष में ना आने से पहले काशवी अपने नाना विक्रमादित्य के पास बैठी उनसे बातें कर रही थी। बेशक विक्रमादित्य उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहे थे, परंतु वह खुश थी कि कम से कम वह उसकी सारी बातें तो सुन रहे थे। उसके पूरे परिवार का ध्यान उसी की तरफ था। परंतु सुप्रिया के आते ही सबका ध्यान काशवी से हटकर उसकी तरफ चला गया, जो काशवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे हमेशा से ही लोगों की अटेंशन मिली थी। उसे अच्छा लगता था जब सभी लोगों का ध्यान उसी के ऊपर रहता, लेकिन जब आज सुप्रिया के आने से सबका ध्यान उसके ऊपर से हटा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके माता पिता, जो उसके एक बार बोलने पर पूरा दिन उसके आगे पीछे रह सकते थे, आज उसके कई बार बुलाने पर भी उसकी बातें नहीं सुन रहे थे। यहाँ तक कि उसके नाना जी, जो कुछ समय पहले तक उसके साथ बैठे हुए उसकी बातों का जवाब सिर्फ हाँ और ना में दिए जा रहे थे, वह अब खुशी खुशी हंसते हुए सुप्रिया के हर प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उसके भाइयों का भी कुछ खास ध्यान काशवी की तरफ नहीं था, वह भी अपने सामने मौजूद बैठे लोगों की तरफ ही देख रहे थे। उसका परिवार आज उसके पास होते हुए भी अलग ही सोचों में गुम था। ये काशवी के साथ जीवन में पहली बार हुआ था, जब सुप्रिया के आने से उसके परिवार को फर्क पड़ रहा था। आज से पहले तो कभी भी उसका परिवार सुप्रिया के होने या ना होने पर ध्यान नहीं देता था। उन सभी का ध्यान और प्यार हमेशा ही काशवी की तरफ रहता। जो चीज हमेशा ही काशवी को सबसे अलग और अनोखा महसूस करती, वो अपने माता पिता और भाइयों की इकलौती राजकुमारी थी, जिस चीज से उससे बहुत सी उसकी सहेलियां ईर्ष्या महसूस करती। परंतु आज कुछ तो बदला था, जो बदलाव काशवी को बहुत ज्यादा इनसिक्योर महसूस करा रहा था, जिस कारण उसकी मुठिया गुस्से में कसी हुई थी। उसने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को काबू में किया और अपनी मीठी सी आवाज में सुप्रिया की तरफ देखते हुए कहा, सुप्रिया, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें माँ पिताजी को प्रणाम करना चाहिए था? तुम उन्हें इस तरह से अनदेखा कैसे कर सकती हो? क्या तुम इस तरह का व्यवहार कर कर यहाँ नाना जी के सामने उनका अपमान करना चाहती हो?
ये सभी बातें काशवी ने बहुत ही मासूमियत और प्यार के साथ कही थी, जिसे सुनने वालों को काशवी की बातों में कोई भी गलत इंटेंशन महसूस हो ही नहीं सकती थी। वही सुप्रिया, जो अपने नाना जी के साथ बातें करते हुए अपने भोजन का लुत्फ उठा रही थी, वह अचानक आई इस आवाज से रुक गई। इस समय सुप्रिया का सर नीचे था, जिस वजह से उसकी आंखों में मौजूद वो खतरनाक ठंडा ऑरा, जो किसी की हड्डियों तक को जमाने की क्षमता रखता था, उससे कोई देख सका। उसकी आंखों में इस आवाज को सुनकर एक साथ बहुत सी भावनाएं आकर चली गई थी, जिन्हें काबू करते हुए सुप्रिया ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ काशवी की तरफ देखा और अपने सर को थोड़ा घूमते हुए अपनी ठंडी आवाज में उससे कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है राजकुमारी काशवी के मुझे आपके माता पिता पर ध्यान देना चाहिए? वही जब काशवी की बातें अभय सिंह और तुलसी देवी ने सुनी तो उन्होंने एक प्यार भरी नजर कश्मीर की तरफ डाली। सच में उनकी बड़ी बेटी बहुत ही ज्यादा समझदार और प्यारी थी, जो उनके बिना कहे भी अपने माता पिता की भावनाओं को जान जाया करती, जिस वजह से वह अपनी आंखों में एक गर्व की भावना लिए काशवी की तरफ देख रहे थे। उन्होंने सच में काशवी को बहुत अच्छी शिक्षा दी थी, परंतु सुप्रिया के जवाब को सुनकर उनकी वो मुस्कान अचानक ही जम गई। क्या कहा था सुप्रिया ने राजकुमारी काशवी और उनके माता पिता? उसने आज पहली बार उन्हें अपने माता पिता कहकर नहीं बुलाया, बल्कि उसकी बातों से तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि सुप्रिया का उनके साथ कोई नाता हो ही ना, वह दोनों उसके लिए पूरी तरह अनजान हो, जिसे महसूस कर उन्होंने सामने बैठी सुप्रिया की तरफ देखा, जो कुछ समय पहले तक हंसी खुशी अपने नाना जी से बात कर रही थी, अब उसका चेहरा उसे बिल्कुल विपरीत था। उसकी आंखें ठंडी और चेहरा भावहीन था। जिस चीज ने सेनापति अभय सिंह और तुलसी देवी दोनों को ही हिला दिया था, उन्होंने कभी भी अपनी बेटी के इस रूप को नहीं देखा था। वह उनसे बस कुछ दूरी पर ही बैठी हुई थी, परंतु उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उनसे मिलो दूर किसी बर्फ के ठंडे स्थान पर बैठी हो। वह बस एकटक सुप्रिया की तरफ देखते रहे, परंतु सुप्रिया ने एक नज़र भी उनकी तरफ नहीं देखा और अपने स्थान से खड़े होते हुए अपने नाना जी की तरफ देखते हुए कहा, नाना जी, मेरा भोजन हो गया है, अगर आप चाहे तो मेरे साथ मेरे स्थान पर चल सकते हैं, मुझे आपसे कुछ आवश्यक बातें करनी है। वही राजा विक्रमादित्य, जो इस बात को पहले ही महसूस कर चुके थे कि आज सुप्रिया और उसके परिवार के बीच बहुत कुछ बदल चुका है, वो शुरू से ही सुप्रिया को देख रहे थे, जो आज अपने व्यवहार से कुछ अलग बर्ताव कर रही थी। सुप्रिया अपने परिवार से बेशक कितना भी ज्यादा क्रोधित या दुखी क्यों ना हो, वो उन सभी से मिलते समय हमेशा ही खुश और उत्साहित रहा करती थी, परंतु आज विक्रमादित्य ने सुप्रिया के चेहरे पर वो पहले जैसी चमक नहीं देखी थी, बल्कि इस पूरे समय में सुप्रिया ने एक बार भी अपनी नजरें उठाकर अपने परिवार की तरफ नहीं देखा, जिसे देखकर ही राजा विक्रमादित्य समझ गए कि जरूर सुप्रिया और उसके माता पिता के बीच कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है, जिस चीज का पता अभी तक राजा विक्रमादित्य को नहीं था। इस समय भोजन कक्ष में सुप्रिया का पूरा परिवार मौजूद था। राजा विक्रमादित्य और सुप्रिया पहले ही भोजन कक्ष को छोड़ चुके थे और पीछे छोड़ गए अपने हैरान परेशान परिवार को, जो अभी अभी सुप्रिया की कही हुई बातों को सुनकर ही काफी ज्यादा हैरान नजर आ रहा था, जिसे देखकर काशवी को बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर अब तो वह मनहूस लड़की यहाँ ये चली गई थी, तो फिर उसके माता पिता क्यों उसके बारे में सोच रहे हैं, जिसे देख काशवी ने कुछ सोचते हुए रोना शुरू कर दिया। वही जब सभी के कानों में काशवी के रोने की आवाज आई, जिसे सुनकर काशवी के साथ बैठे वीर ने जल्दी से आगे आकर काशवी से प्रश्न किया, क्या हुआ है लाडो, आप रो क्यों रही है? जिसे देख काशवी और जोर जोर से रोने लगी, जिसे देख वीर और ज्यादा परेशान हो गया। उसने जल्दी से काशवी को अपने सीने से लगाते हुए चिंता भरे स्वर में कहा, क्या आपको कुछ हुआ है? किसी ने तुमसे कुछ कहा? क्या आपको कोई दर्द हो रहा? वही वीर की बातें सुनकर सभी ने एक चिंता भरी नजर के साथ काशवी की तरफ देखा, जिसे देख काशवी ने अपनी दर्द भरी आवाज में अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए कहा, वीर भाई, मुझे लगता है सुप्रिया मुझे अब और भी ज्यादा नफरत करने लगी है, और शायद इसी वजह से अब वह माँ पिताजी से भी बात करना नहीं चाहती। ये सब मेरी ही गलती है, मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे शायद उसी दिन मर जाना चाहिए था। काशवी ने जानबूझकर सभी के सामने 3 साल पहले हुई घटना का आज जिक्र किया, और इतना कह काशवी बिलकर रोने लगी। वही जहां सुप्रिया के आज के व्यवहार को लेकर पूरा परिवार कुछ समय पहले तक सुप्रिया के लिए चिंतित हो रहा था,
उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होने लगा था कि उन्होंने सुप्रिया के साथ कुछ ज्यादा ही कठोर व्यवहार कर दिया है। वो काशवी की बातों को सुनकर अचानक शांत हो गए। आखिर वो 3 साल पहले हुई घटना को कैसे भूल सकते थे। वही काशवी की बातें सुनकर वीर को अब सुप्रिया पर और अधिक गुस्सा आने लगा। वो शुरू से ही काशवी से बहुत अधिक प्यार करता था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी व्यक्ति उसकी बहन को परेशान करे, और जो व्यक्ति कभी काशवी को किसी भी तरह परेशान देता, वो कहीं ना कहीं वीर सिंह का दुश्मन बन जाया करता। जब से सुप्रिया ने काशवी को उसे तालाब में धक्का दिया था, तभी से ही वीर को सुप्रिया से नफरत सी हो गई थी, कहने को तो वह भी उसकी बहन पर। परंतु उसके दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। उसे हमेशा यही लगता कि काशवी की हर परेशानी का कारण कहीं ना कहीं सुप्रिया ही है, जिस वजह से वह हमेशा ही सुप्रिया से उखड़ा उखड़ा रहता है। और आज जब उसने काशवी को सुप्रिया की वजह से रोते हुए देखा तो उसकी नफरत सुप्रिया के लिए और अधिक बढ़ गई। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए काशवी को अपने सीने से लगाते हुए कहा, नहीं लाडो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम सभी को पता है कि सुप्रिया किस तरह की जिद्दी और बिगड़ी हुई लड़की है। वो बचपन से ही तुमसे जलती थी, इसलिए तो उसने कई बार तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश की, परंतु तुम्हें अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी रक्षा कर सकता है। अब अगर उसे लड़की ने तुम्हें किसी भी तरह का कोई दुख देने की कोशिश की तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। वही वीर सिंह की ऐसी बातें सुन अब तक शांत बैठे सूरज ने थोड़े कठोर स्वर में वीर की तरफ देखते हुए कहा, वीर सिंह, अपनी बातों पर लगाम रखना सीखो। अगर तुम्हें नहीं पता कि कहाँ क्या कहना है तो चुप रहो। भूलो मत, सुप्रिया भी हमारी बहन है, वह भी हमारे परिवार का हिस्सा है। जिसे सुनकर वीर ने हैरानी से अपने भाई की तरफ देखते हुए कहा, भाई साहब, आप मुझ पर इस तरह गुस्सा क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर हर इंसान ने आज इस बदतमीज लड़की की हरकतों को देखा है। क्या आपको दिख नहीं रहा वो दिन प्रतिदिन और अधिक बिगड़ती जा रही है, ये तक कि उसने आज माँ पिताजी का अपमान करने की भी कोशिश की, तो आप उसे सजा देने के बजाय यहाँ मुझ पर क्रोधित हो रहे हैं। क्या आपको लाडो की हालत दिखाई नहीं देती? वो जब कभी भी उस लड़की को देखती हैं तो वह कितनी सहम जाती है, उसके बावजूद भी आप लोग उसे बार बार यहाँ महल में बुलाते हैं। ये सभी बातें वीर ने बहुत ही गुस्से के साथ कही थी। उसकी बातों में सुप्रिया के लिए उसकी नफरत साफ झलक रही थी। आज उसके बड़े भाई ने उसे सुप्रिया के कारण सबके सामने अपमानित किया था, जिसे सोच वीर की नफरत और बढ़ गई। वो गुस्से में अपने स्थान से खड़ा हुआ और काशवी को अपने साथ ले जाते हुए कहा, आप सभी को तो हमेशा हमारी ही गलती नजर आती है। आप सब ने उसे बदतमीज लड़की को अपने सर पर चढ़ा रखा है, तो अब आप ही उसे संभालिए, मेरा उससे कोई संबंध नहीं। इतना कहें वीर काशवी को अपने साथ कक्ष से बाहर लेकर चला गया। वही इस पूरे समय अभय सिंह और तुलसी देवी ने एक शब्द नहीं कहा, जो चीज काशवी को बहुत चुभी, जिन सब का कारण काशवी ने सुप्रिया को ही माना। आज पहली बार उसके माता पिता पर उसके आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ था। उन दोनों ने एक नज़र भी काशवी की तरफ नहीं देखा था, जिस चीज ने काशवी की नफरत को सुप्रिया के प्रति और बढ़ा दिया। कुछ समय बाद सभी लोग अपने अपने कक्ष में चले गए, और वही खड़ा सूरज अपने माता पिता को इस तरह दुखी होता जा कुछ नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ इन सब बातों से अनजान सुप्रिया अपने कक्ष की खिड़की पर खड़ी बाहर की तरफ देख रही थी। इस समय राजा विक्रमादित्य सुप्रिया के कक्ष में मौजूद थे, जहां उनकी नजरें सामने खिड़की के पास खड़ी सुप्रिया के ऊपर थी, जो अपनी पीठ उनके तरफ की हुए खड़ी थी। वो जिस समय से अपने कक्ष में आए थे, इस पूरे समय में उसने एक बार भी पलटकर अपने नाना जी की तरफ नहीं देखा, ना कुछ बोला था। इस समय वह उस सुप्रिया से बिल्कुल विपरीत व्यवहार कर रही थी, जो उन्हें कुछ समय पहले भोजन कक्ष में मिली थी। उसके आसपास से एक अजीब और ठंडा ऑरा विक्रमादित्य को महसूस हो रहा था, जिसे एक मजबूत आभा रखने वाला व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। कुछ देर यूं ही शांति के बाद आखिरकार सुप्रिया ने इस पूरे समय में पहली बार कुछ कहा, नाना जी, आप मुझसे हमेशा कहते थे कि मुझे आपके साथ आपके राज्य चलना चाहिए, तो क्या आप अभी भी अपने वचनों पर अडिग हैं? जिसे सुनकर राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी देरी के तुरंत अपना सर हाँ में हिलाते हुए सुप्रिया से कहा, हाँ, मैं अभी भी आपको यही प्रस्ताव देना चाहूंगा कि आपको कुछ समय के लिए हमारे साथ अवध देश चलना चाहिए। जिसे सुनकर
सुप्रिया ने अपने नाना जी की तरफ पलटते हुए उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तो ठीक है, हम कल ही यहाँ से आपके राज्य के लिए निकलेंगे। मैं कुछ समय के लिए आपके और नानी माँ के साथ रहना चाहती हूँ। जिस बात को सुनकर राजा विक्रमादित्य के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आखिरकार उनके इतने सालों की मेहनत जो रंग लाई थी, वह खुशी खुशी सुप्रिया की बातों में अपनी हाँ में हिलाते हुए उसके कल जाने की इच्छा को मान गए। जिस पर सुप्रिया ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की और अपने कक्ष से बाहर की तरफ जाने लगी कि तभी राजा विक्रमादित्य ने सुप्रिया को आवाज लगाते हुए कहा, गुड़िया, क्या कोई ऐसी बात है जो आप हमें बताना चाहती है? तो आप बिना किसी झिझक के अपने नाना जी को अपने मन की बात बता सकती है। आपको पता है, हम हमेशा आपकी सारी बातें सुनते हैं। जिसे सुनकर सुप्रिया के चलते कदम कुछ समय के लिए रुक गए, परंतु उसने बिना अपने नाना जी की तरफ देखते हुए अपनी शांत मगर गंभीर आवाज में कहा, अभी तो नहीं नाना जी, पर शायद समय आने पर आपको खुद ही सब कुछ पता चल जाए। इतना क्या, सुप्रिया चुपचाप अपने कक्ष से बाहर चली गई। वहीं राजा विक्रमादित्य बस अपनी खाली आंखों से अपने सामने जाती अपनी छोटी सी गुड़िया की तरफ देखते रहे, जो आज उन्हें वक्त से पहले बड़ी होती नजर आ रही थी। उसके बोलने का तरीका, बातें करने का अंदाज उसे उम्र से पहले ही एक अनुभवी व्यक्ति का ऑरा दे रहा था। कोई ऐसा जिसने शायद अपनी जिंदगी की हर पहलू को अनुभव कर लिया हो। क्या ये सिर्फ उनकी आंखों का भ्रम था या कोई सच जिस चीज को विक्रमादित्य समझ नहीं पा रहे थे? रात का समय, सेनापति अभय सिंह का महल। इस समय भोजन कक्ष में राजा विक्रमादित्य, सेनापति अभय सिंह, तुलसी देवी और उनके बड़े पुत्र सूरज सिंह शांति से बैठे रात का भोजन कर रहे थे। वहीं आज वीर सिंह और काशवी भोजन कक्ष में भोजन के लिए नहीं आए थी। उन दोनों का भोजन उनके कक्ष में पहले ही पहुंचा दिया गया था। और रही बात सुप्रिया की, तो वह तो कभी कभार किसी विशेष अवसर पर ही भोजन कक्ष में आया करती। इस समय भोजन कक्ष में 4 लोग उपस्थित थे जो बहुत ही शांति के साथ अपना भोजन कर रहे थे कि तभी राजा विक्रमादित्य ने सेनापति अभय सिंह की तरफ देखते हुए उनसे कहा, हमें आपको कुछ बताना है। हमने और सुप्रिया ने मिलकर एक फैसला लिया है और हमें नहीं लगता उसे आप में से किसी को भी कोई आपत्ति होगी। हम सुप्रिया को अपने साथ कुछ समय के लिए अगवत देश ले जाना चाहते हैं, जिससे हमें नहीं लगता किसी को भी कोई समस्या होगी। वैसे भी उनके यहाँ होने या ना होने से आप लोगों को कुछ खास फर्क पड़ता होगा। जिसे सुनकर सेनापति अभय सिंह के भोजन करते हाथ जम गए, पर उन्होंने एक बार भी अपनी नजर उठाकर विक्रमादित्य की तरफ नहीं देखा। वहीं तुलसी देवी अपनी आंखों में हैरानी के साथ अपने पिता की तरफ देख रहे लगी। हाँ, उनके पिता ने पहले भी कई बार उनके सामने ये प्रस्ताव रखा था, पर वह हर बार इस फैसले को सुप्रिया के ऊपर छोड़ देते। परंतु आज उनके अचानक फिर यही सवाल करना उन्हें घबराने पर मजबूर कर रहा था। उन्होंने घबराती नजरों से अपने पति की तरफ देखा, जो अपना सर नीचे किए शांति से अपना भोजन कर रहे थे, जिसने उनकी बेचैनी को और बढ़ा दिया। कुछ समय के लिए पूरे भोजन कक्ष में एक बार फिर शांति पसर गई कि तभी सेनापति अभय सिंह की आवाज उसे भोजन कक्ष में गूंज उठी, अगर सुप्रिया ने यह फैसला किया है तो हमें नहीं लगता कि इससे किसी को भी आपत्ति होगी। हम कुछ दिनों में आप दोनों के जाने की तैयारी करवाते हैं। जिस सुन राजा विक्रमादित्य ने बीच में कहा, हम कल ही अगवद देश के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सुप्रिया ने फैसला किया है कि वो कल ही यहां से जाना चाहती है। जिसे सुन सेनापति अभय सिंह ने हैरानी से अपने ससुर की तरफ देखा, जो शांति से अपनी बात कहकर अपना भोजन करने लगे। जिसके बाद भोजन कक्ष में किसी ने कुछ नहीं कहा। वहीं इन सारी बातों को सुन रहा सूरज सिंह, जो सुबह हुई घटना के बाद काफी शांत था, उसने वहां हो रही सारी वार्तालाप को सुना परंतु कहा कुछ नहीं। कुछ समय बाद सेनापति अभय सिंह का कक्ष। तुलसी अपने कक्ष की बालकनी में बैठी आसमान में खिलते चांद को देख रही, देखते हुए आज सुबह से अब तक हुई सारी घटनाएं बार बार उनकी आंखों के सामने घूम रही थी, जिससे उनकी घबराहट और अधिक बढ़ गई। ना चाहते हुए भी सुप्रिया का भी भावहीन चेहरा बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था कि अचानक किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा, जिसे महसूस कर उन्होंने बिना पीछे देखे वैसे ही आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अभय, क्या आपको भी हमारे पिता की तरह यही लगता है कि हम सुप्रिया एक अच्छी मां नहीं बन पाए? क्या आपको भी यही लगता है कि हमने अपने चारों बच्चों में भेदभाव किया? हम तो उन चारों से ही बराबर प्यार करते हैं।
परंतु सुप्रिया की कुछ गलतियों की वजह से हम उनसे उतना प्रेम नहीं जाता पाते जितना हम काशवी से करते हैं। आपको तो सब पता है, हम मजबूर थे। हम चाह कर भी उस समय सुप्रिया के पास नहीं जा सके। काशवी को उस समय हमारी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। जिसे सुन तुलसी देवी के पीछे खड़े अभय सिंह, जो तुलसी की सारी बातों को सुन रहे थे, उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ देखते हुए कहा, हमें नहीं पता तुलसी, पर शायद हमसे अनजाने में ही सही बहुत सी गलतियां हुई है। हमने ना चाहते हुए भी अपने बच्चों में भेदभाव किया है, जिस चीज को हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। जिस तरह काशवी को उस समय आपकी आवश्यकता थी, आप भूल रही है। सुप्रिया को उससे कई ज्यादा हम दोनों की जरूरत थी। आप जानती है कि सुप्रिया की इतनी बड़ी गलतियां नहीं है जितनी बड़ी हमने उसे सजा दी। हम उन्हें सजाएं देने में इतनी ज्यादा व्यस्त हो गए कि कब ये भूल गए कि वह बस एक छोटी सी नादान बच्ची है जिसको शायद हम प्यार से भी समझा सकते थे, परंतु हमने सदा ही उनकी गलतियों को देखा। जिन सारी बातों को कहते हुए अभय सिंह का गला भारी हो गया, उनकी आंखों में नमी उतर आई थी। आज सुप्रिया के व्यवहार ने और उसकी जाने की बात को सुनकर उनके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। जब राजा विक्रमादित्य ने सुप्रिया के जाने की बात की तो वह अपनी भावनाओं को काबू न कर सके। उनकी आंखों के सामने आज उनकी छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी हो गई थी कि शायद वह उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। वही तुलसी जी जो कब से अपने भावनाओं को काबू करने की कोशिश कर रही थी, आखिरकार वह रो पड़ी। उन्हें आज अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। बेशक सुप्रिया की इसमें कोई गलती नहीं थी, वही थी जो कभी अपने मां होने के धर्म को सही से नहीं निभा पाए। वह चाहती तो अपने चारों बच्चों को समान प्यार दे सकती थी, परंतु अपनी इनसिक्योरिटी में आकर उन्होंने बहुत से गलत फैसले किए, जिन सभी का भुगतान उनकी छोटी सी बच्ची को करना पड़ा। आज उसके उसे कठोर व्यवहार को देखकर उनका दिल तड़प उठा था। उन्हें उसका वह रूखा बर्ताव बर्दाश्त नहीं हो रहा था, परंतु सुप्रिया ने तो वर्षों तक उनका यही व्यवहार देखा था। उसका पूरा बचपन इसी तरह की बंदिशों में कटा था। जिस चीज को सोचने पर से आज तुलसी जी का दिल फटने को था, उन्हें अपने दिल में बहुत अधिक पीड़ा महसूस हो रही थी, जिसे निकल पाना भी उनके लिए नामुमकिन सा हो रहा था। उन्होंने जल्दी से अभय सिंह की तरफ देखते हुए कहा, अभय कृपया आप हमारे साथ चलिए, हमें अपनी बच्ची से बात करनी है। हम जाकर उनसे माफी मांगेंगे और उनके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। जिसे सोच वह दोनों सुप्रिया के कक्ष की तरफ निकल पड़े। वही सुप्रिया के कक्ष में ललिता माँ की सहायता से सुप्रिया ने अपने कल के सफर की पूरी तैयारी कर ली थी। जब ललिता ने सुप्रिया के जाने की सूचना सुनी तो वह काफी दुखी हुई, परंतु वह खुश भी थी। आखिरकार उनकी छोटी राजकुमारी ने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी सुप्रिया की सहायता की। तभी सुप्रिया ने ललिता माँ से कहा कि अब वह जाकर आराम कर ले, उसे कल सुबह जल्दी निकलना है। जिसे सुन ललिता जी सुप्रिया के कक्ष से चली गई। इस समय सुप्रिया अपने कक्ष में अकेली थी। उसने एक नज़र अपने सामान की तरफ देखा, जिसमें सुप्रिया की किताबें और युद्ध अभ्यास का सामान ही था। उसके अलावा उसने अपने साथ कुछ और नहीं लिया। सुप्रिया ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए आराम करने की सोची। वैसे भी उसे कल बहुत लंबी यात्रा करनी थी। जिसे सोच वह अपने बिस्तर की तरफ बढ़ गई कि तभी किसी ने सुप्रिया के दरवाजे पर दस्तक दी। जिसे सुन सुप्रिया उसकी तरफ बढ़ गई। सुप्रिया, जिसने अपनी कल की यात्रा की सारी तैयारी कर ली थी, वह अपनी तैयारी कर विश्राम करने के लिए अपने बेड पर लेटी कि तभी किसी ने सुप्रिया के दरवाजे पर दस्तक दी। जिसे सुन सुप्रिया ने असमंजस में दरवाजे की तरफ देखा। उसने अभी तो दाई माँ को विश्राम करने के लिए भेजा था, तो आखिर फिर अब कौन है जो इस समय उसके कक्ष में आ सकता है। जिस बारे में सोचकर सुप्रिया ने अपने कक्ष का दरवाजा खोला। जहां दरवाजा खोलते हैं उसकी नजरें एक 17-18 साल के सेक्स पर पड़ी, जिसकी नीली आंखें और सुनहरे लंबे बाल उसके कंधे तक आ रहे। उसके नैन नक्श कुछ हद तक अभय सिंह से मिलते थे, जिसे देखकर सुप्रिया की बोहें आपस में से सुखा गई। उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बिगड़ चुके थे, क्योंकि इस समय सुप्रिया के दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति और कोई नहीं, उसका सबसे बड़ा भाई सूरज था, जिसे इस समय अपने दरवाजे पर देखकर सुप्रिया बहुत हैरान थी। आखिरकार यह पहली बार था जब उसके परिवार का कोई सदस्य उसके कक्षा में आया था, जिसे यहां देखने की उम्मीद तो सुप्रिया ने बिल्कुल नहीं की थी।
उसने भावनाओं पर काबू करते हुए थोड़े कठोर स्वर में सूरज सिंह की तरफ देखते हुए प्रश्न किया, राजकुमार, आप इस समय हमारे कक्ष में क्या कर रहे हैं? लगता है आप रास्ता भटक कर गलती से महल के इस कोने में आ गए हैं। ये सब कहते हुए सुप्रिया के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। वही सूरज जो आज सुबह हुई घटनाओं को लेकर काफी ज्यादा परेशान था, वो सुप्रिया के जाने की खबर सुनकर और अपने माता पिता को इतना उदास देखकर रह ना सका और सुप्रिया से बात करने के लिए उसके कक्ष में चला आया। परंतु सुप्रिया के मुंह से आज पहली बार उसके लिए भाई की जगह राजकुमार सुनकर उसके दिल में एक चुभन सी महसूस हुई। आखिर सुप्रिया बचपन से ही सूरज को बड़ा भाई कह कर पुकारती थी, चाहे वो कितना भी उसे मना कर ले, परंतु उसके बावजूद भी सुप्रिया हमेशा ही उसके आगे पीछे उसे अपना बड़ा भाई कहते हुए घूमती रहती। उसका आज इस तरह उसे अजनबियों की तरह बुलाना सूरज को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु उसने अपनी भावनाओं को काबू किया और सुप्रिया से उसके कक्ष में आने के आज्ञा मांगी, जिस पर अब सुप्रिया ने भी कुछ नहीं कहा और अपने कक्ष के अंदर चली गई। जहां आते ही सूरज की नजरें सुप्रिया के कक्ष को चारों तरफ से देखने लगी। वह आज पहली बार सुप्रिया के कक्ष में आया था, जहां आने के लिए उसे बहुत हिम्मत की आवश्यकता पड़ी थी। सुप्रिया का कक्ष महल के कक्ष किसी भी कक्ष से बिल्कुल उलट था। जहां महल के कक्ष सुंदर और कीमती वस्तुओं से सजा हुआ थे, वही सुप्रिया के कक्ष में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर नाम मात्र की कुछ चीजों को रखा गया था। वहाँ एक साधारण सा छोटा बिस्तर, 2 लकड़ी की मेज, एक छोटा सा लकड़ी का टेबल और कमरे की बालकनी में मिट्टी के गमले में फूल। यहाँ तक कि जहाँ सारे राजमहल में सुंदर रंग बिरंगे पर्दे लगे हुए थे, वही सुप्रिया के कक्ष में पर्दे भी काले रंग के थे, जिसे देखकर इस कक्ष में अलग ही उदासी और खालीपन का एहसास हो रहा था। वो कभी सुप्रिया की चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, बस हमेशा नौकरों के सहारे उसे छोड़ दिया करते, जिस बारे में सोचकर आज सूरज को कहीं ना कहीं अपनी की हुई गलतियों का एहसास हो रहा था। वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था, जिस वजह से वह काशवी और वीर का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता, पर उसने कभी सुप्रिया पर ध्यान ही नहीं दिया। वह जान ही नहीं पाया या जानना ही नहीं चाहता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो किस तरीके से महल में रह रही है। कि तभी पीछे से सुप्रिया ने सूरज को उसके ख्यालों से बाहर निकालते हुए कहा, राजकुमार, मुझे नहीं लगता क्या आप रात के इस पर यहाँ मेरे कक्षा को देखने आए हैं, और अगर आपको मेरे कक्ष को देखने में इतनी ही दिलचस्प है तो आप सुबह आइएगा, अभी रात काफी हो चुकी है और मुझे सोना है। जिसे सुनकर सूरज को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह यहाँ आने के बाद ये भूल गया था कि सुप्रिया अभी उसके साथ मौजूद है। उसने जल्दी से अपना गला साफ करते हुए पीछे पलटकर सुप्रिया की तरफ देखा, जो अपने बिस्तर के पास कुछ बक्सों को रख रही थी, जिसे देख सूरज की आंखें तेज हो गई। क्या सुप्रिया सच में कल बल्लभगढ़ राज्य छोड़ने वाली थी? जिसे सोचने भर से सूरज को बेचैनी होने लगी। उसने जल्दी से आगे बढ़ सुप्रिया के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम्हें कल नहीं जाना चाहिए। तुम्हें नहीं पता, जब से माँ पिताजी ने तुम्हारी जानी के बारे में नाना जी से सुना है, वह काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची है, इसलिए तुम्हें एक बार मेरे साथ चलकर माँ पिताजी से बात कर लेनी चाहिए और अपनी सभी गलतियों के लिए उनसे माफी मांग लो। हम सब एक परिवार है, वो तुम्हें अवश्य माफ कर देंगे। वही सूरज ने ये बातें इतनी हड़बड़ी में बोली थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसने जल्दी जल्दी में क्या बोल दिया, पर जब तक उसे एहसास हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। सुप्रिया के हाथ जो अपने सामान को साइड में रखने के लिए उठे थे, वो अचानक सूरज के पकड़ने से रुक गए। उसने एक नज़र अपने पकड़े हुए हाथ पर डाली, जो सूरज ने बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ रखा था, जिस कारण सुप्रिया की कलाई लाल पड़ गई थी, परंतु उसने अपने मुंह से एक आह तक नहीं निकाली। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर उसकी पुरानी यादें किसी बुरे सपने की तरह दौड़ने लगी, जिन्हें देख उसने एक झटके से अपने हाथ को सूरज के हाथों से छुड़वाया। एक गहरी सांस ले अपनी लाल पड़ चुकी आंखों से सामने खड़े सूरज की तरफ देखा, जिन आंखों को देखकर एक पल के लिए तो सूरज के दिल की धड़कन ही रुक गई। उसने कभी इतनी डरावनी और गहरी आंखें नहीं देखी थी, जिन्हें देख के कदम खुद पर खुद पीछे की तरफ हट गए। वह अभी अपनी गलती को सुधार पाता उससे पहले ही सुप्रिया ने एक व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, परिवार। सूरज के मुंह से परिवार वाली बातें सुनकर सुप्रिया को अचानक की हंसी आ गई।
उसने हंसते हुए सूरज की तरफ देखते हुए कहा, परिवार और मेरा कौन सा परिवार? अपने 13 साल के जीवन में मैंने कभी यह शब्द नहीं सुना। मुझे तो लगता है कि शायद मैं अनाथ हूँ, क्योंकि अगर परिवार आप लोगों जैसा होता है तो फिर तो दुनिया में परिवार की परिभाषा ही बदल चुकी है। ये बातें सुप्रिया ने इतने तीखे स्वर में कही थी, जिसे सुनकर सूरज अपनी जगह पर जम गया। वो अपनी आंखों को हैरानी से खोले सुप्रिया की तरफ देख रहा था, जिसके चेहरे पर इस समय उन सभी के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। वही सूरज ने परिवार का नाम लेकर तो जैसे सुप्रिया के गुस्से को हवा दे दी थी। उसने अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए सूरज की तरफ देखते हुए कहा, आप मुझे बताइए, परिवार क्या होता है? क्या परिवार वह होता है जो अपने एक नवजात बच्चे को किसी और के सहारे छोड़कर उसे सदा सदा के लिए भूल जाए? क्या आप उसे परिवार की बात कर रहे हैं जिसने कभी सीधे मुंह मुझसे बात तक नहीं की? अरे यहाँ तक कि इस महल से बाहर किसी को ये तक नहीं पता कि उनके महान सेनापति अभय सिंह की कोई दूसरी बेटी भी है, और आप बात करते हैं परिवार की। जाकर पूछिए अपने माता पिता से कि क्या उन्हें याद है कि उन्होंने एक और बच्चे को जन्म दिया था जो पिछले 13 वर्षों से उनका इंतजार कर रहा है। नहीं, उन्हें तो याद तक नहीं होगा। आखिर उनके पास उनके इतने गनी और समझदार 3 बच्चे जो है। मैं उन लोगों के लिए तो पहले ही मर चुकी हूं, तो आज पहली और आखिरी बार मैं आपको चेतावनी दे रही हूं। अगर आगे से इस परिवार के किसी भी इंसान ने मुझे अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं एक अनाथ हूं और मेरा परिवार मुझे जन्म देते ही मर गया। ना मेरी कोई माँ और ना ही पिता। मुझे नफरत है इन दोनों शब्दों से। चले जाइए यहाँ से और दोबारा कभी लौटकर इस दिशा में मत आना, इतना कह। और रही बात माफी की तो भूल जाइए, ये सुप्रिया अब किसी के आगे झुकेगी। अब मैं किसी के आगे उनके झूठे प्यार के लिए भीख नहीं मांगूंगी, इतना कह सुप्रिया ने गुस्से में चिल्लाते हुए सूरज को उसके कक्ष से चले जाने को कहा। वही दरवाजे पर खड़े अभय सिंह और तुलसी देवी जो यहाँ सुप्रिया से बात करने आए थे, वह उसकी बातों को सुनकर उसी जगह जम गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनके शरीर के अंदर से आगे बढ़ाने की शक्ति ही छीन ली हो। वह बस दरवाजे पर किसी मूर्ति के समान खड़े सुप्रिया की बातों को सुन रहे थे। उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि उनके इतने कठोर व्यवहार से उनकी छोटी सी बच्ची इतनी ज्यादा आहत हो चुकी है कि वह अब उन्हें अपना माता पिता भी नहीं मानती। वही हाल तो सूरज का भी कुछ अच्छा नहीं था। वह बस चुपचाप सुप्रिया की सारी बातें सुनता रहा, जिसे सुनकर उसकी आंखों से एक आंसू का खतरा नीचे आ गिरा। उसे पता ही नहीं चला। वह अपनी जिंदगी में कभी नहीं रोया था, पर आज न जाने उसके दिल में इतना दर्द इकट्ठा हो गया था जिसे बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन सा हो रहा था। वह बिना कुछ कहे अपने कदमों को पीछे लेते हुए तुरंत सुप्रिया के कक्ष से निकल गया, जहां बाहर जाते हुए उसकी नजरें सामने खड़े अपने माता पिता पर गई, जो अपनी आंखों में आंसू लिए उसी की तरफ देख रहे थे। सूरज ने एक नजर अपने माता पिता की तरफ देखा और बिना कुछ कहे सीधा वहां से निकल गया। वही तुलसी देवी के शरीर ने तो जैसे आज उनका साथ छोड़ दिया था। उनका पूरा शरीर अचानक ही ढीला पड़ गया, जिसे जल्दी से आगे बढ़ अभय सिंह ने संभाल। सब कुछ शांत हो चुका था। आज सुप्रिया ने अपने मां के अंदर छिपे गुस्से को बाहर निकाल दिया था, जिसे निकालकर उसे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। वो जल्दी ही अपने बिस्तर पर लेट गई और सुबह होने का इंतजार करने लगी। आज की रात उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वही महल के अंदर सूरज इस समय अपने कक्ष की बालकनी में खड़ा सामने खाली अंधेरे को एक टक अपनी सुनी आंखों से देखे जा रहा था। अभय सिंह और तुलसी देवी भी अपने कक्ष में वापस लौट गए। सुप्रिया की बातें सुनने के बाद उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उसका सामना कर सके। जहां तुलसी देवी के आंसू आज की रात रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वह बस लगातार रोए जा रही थी, जिन्हें अपने सीने से लगाकर बैठे अभय सिंह चुप करने की कोशिश कर रहे थे। अगली सुबह 6 साल बाद पर्दों से आती चांद की रोशनी जो उन पर्दा से होते हुए एक खूबसूरत कक्ष के अंदर जा रही थी, जिसे चारों तरफ से सफेद संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया था। उस कक्ष के हर एक कोने की भव्यता और सुंदरता देखते ही बनती थी। वही उन सफेद पर्दा से होते हुए चांदनी। उस कक्ष के एक आलीशान बिस्तर पर सो रही एक खूबसूरत लड़की पड़ी, जिसके सुनहरे लंबे बाल जो इस समय उसके आधे बिस्तर को घेरे हुए थे, वो उस रोशनी में सोने की तरह चमक रहे थे, जो उस नज़ारे को और भी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक बना रहे थे। वही बिस्तर पर लेटी लड़की जिसका
दूध सा गोरा रंग, तीखी नाक, गुलाब की पंखुड़ियां के समान गुलाबी होंठ, जिसके ऊपर एक काला तिल जो उसके होठों को और अधिक आकर्षक बना रहा था। सुंदर लंबी पलकें और एक बहुत ही सुंदर शरीर की मालकिन, जो अपनी सुंदरता से किसी स्वर्ग की अप्सरा को भी उससे ईर्ष्या करने मंजूर कर दे, इस समय एक सुकून भरी नींद में थी, जिस नज़ारे को अगर कोई व्यक्ति देख ले तो अपनी सुध बुध ही खो दे। परंतु जहां कुछ समय पहले तक वो लड़की सुकून से सो रही थी, धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। उसके चेहरे पर मौजूद सुकून ने धीरे धीरे गायब होकर एक डर में बदल गया, जिससे उसकी बंद आंखें घबराहट के मारे फड़फड़ाने लगी। और एक झटके के साथ वो लड़की अपने बिस्तर से उठ गई। यह बस सपना है, सपना है, सपना है, वो सपने गुलाबी होठों को फड़फड़ाते हुए अपनी मीठी आवाज में बार बार एक ही शब्द को बोलती जा रही थी, जिससे उसकी सांसें फूल लगी और घबराहट के मारे उसके पूरे चेहरे पर पसीने की बूंदें अपना डेरा जमाने लगे। जैसे महसूस कर उसने अपनी नीली आंखों को वापस बंद कर दिया और कुछ समय बाद धीरे धीरे उसने अपने आप को संभाला, जिसके बाद वो तुरंत अपने बिस्तर से खड़े होते हुए अपने कमरे की बालकनी की तरफ जाने लगी, जहां जाते हुए अचानक उसकी नज़र अपने कक्ष में मौजूद एक बड़े से आईने पर पड़ी, जिसमें उसका प्रतिबिंब साफ नजर आ रहा था। सफेद रंग के लहंगा चोली में वह सुंदर लड़की, जो इस समय पूरे तरीके से पसीने में भीगी हुई थी, उसके मासूम चेहरे पर वह घबराहट उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी, जिसे देख उसने अपने गुलाबी होठों को एक बार फिर फड़फड़ाया। 6 साल बीत गए पर मेरा अतीत मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। आखिर क्यों इतने समय बाद एक बार फिर मुझे ये सपना आया। ये कहते हुए वो खूबसूरत लड़की चलते हुए आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपने आप को देखने लगी। जी हाँ, ये लड़की और कोई नहीं, सुप्रिया थी, जो अब 19 साल की हो चुकी थी। 6 साल पहले सुप्रिया उसी रात अपने नाना विक्रमादित्य के साथ अवध देश आ गई। सूरज सिंह से बात होने के बाद सुप्रिया को वहां इतनी ज्यादा घुटन महसूस हो रही थी कि वो उसी समय रात अपने नाना जी के कक्ष में गई और उन्हें रात को ही वहां से जाने के लिए कहा, जिस पर राजा विक्रमादित्य ने बिना कोई सवाल किया उसी रात सुप्रिया के साथ अवध लौट आए, जहां आने के बाद उसने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। इन 7 सालों में वह एक बार के लिए भी बल्लभगढ़ राज्य वापस नहीं गई और ना ही वहां से आए किसी इंसान के कभी सुप्रिया दोबारा मिली। उसने अपने अतीत और परिवार को पूरी तरह अपनी यादों से मिटा दिया। उसने इन सब से दूर अपनी एक नई दुनिया बसाई, जिसमें वो बहुत खुश है। परंतु आज 6 साल बाद उसे फिर अपना डरावना अतीत याद आ गया, उसकी मौत का दिन, जिसमें उसने अपना सब कुछ खो दिया। सुप्रिया कुछ समय तक अपनी नीली आंखों से लगातार आईने में अपने आप को देखती रही। वह अपने पिछले जन्म की तरह इस जन्म में बदसूरत नहीं थी, बल्कि इस बार तो वह एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री बनी थी, जिसे अगर कोई एक बार देख ले तो वह व्यक्ति कुछ समय के लिए अपनी सद्बुद्धि ही खो दे। अपने इस जन्म में सुप्रिया ने वह सब हासिल किया जिसकी इच्छा वह हमेशा से रखती थी। जिस बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, पर अचानक कुछ सोचते हुए उसकी नीली आंखें गहरी हो गई। उसने जल्द ही अपने मन से अपनी बुरी यादों को झटका और अपने कक्ष में बनी बड़ी सी अलमारी में जाकर अपने लिए वस्त्र निकालकर बदलने चली गई। कुछ समय बाद जब सुप्रिया वापस अपने कक्ष में आए, तब वह फिर एक बार जाकर अपने आईने के सामने खड़ी हो गई, जहां उसने अपने लंबे सुनहरे बालों को एक ऊंची चोटी में बांध लिया। इस समय सुप्रिया ने एक ब्लैक पेंट के साथ एक बड़ी सफेद कमीज को पहना था, जिसने उसके ऊपरी शरीर को पूरी तरह छुपा लिया। जिसके ऊपर सुप्रिया ने एक लंबे काले लिबास को ओढ़ लिया और अपने चेहरे को अच्छी तरह काले कपड़े से कवर कर अपने कक्ष की बालकनी की तरफ बढ़ गई और वहां से सीधा नीचे की तरफ छलांग लगा दी। सुप्रिया का कक्ष अवध महल के 3रे माले पर था, जहां से नीचे की दूरी काफी बहुत ऊंची थी, जिसे देखकर एक आम इंसान उससे कूदने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं कर सकता था, और अगर कोई गलती से यहां से गिर गया तो शायद उसका बचना तो नामुमकिन ही था। परंतु ये चीजें सुप्रिया पर लागू नहीं होती थीं। वो बहुत ही आराम से बिना किसी नुकसान के नीचे आ चुकी थी, जहां आने के बाद वह महल में बने एक गुप्त रास्ते से बाहर निकलकर महल के पीछे मौजूद एक बड़े से जंगल के अंदर जाने लगी, जहां कुछ ही दूर की दूरी तय कर अचानक सुप्रिया के सामने एक सफेद घोड़ा भागते हुए आया, जिसे देख सुप्रिया की आंखें चमक उठी।
वो जल्दी से भागते हुए उस घोड़े पर सवार हुई, जिसे महसूस कर वो सफेद घोड़ा एक तेज गर्जन के साथ भाग उठा, जिसकी रफ्तार हवा को भी काट रही थी। उस घोड़े की रफ्तार इतनी तेज थी कि जंगल में मौजूद जंगली जानवरों में एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी, जिसे महसूस कर सभी छोटे बड़े जानवर छुपने लगे। वही सुप्रिया जिसने सफेद घोड़े की लगाम को खींचते हुए उसके रफ्तार को और अधिक बढ़ा दिया, जिससे वह कुछ ही समय में जंगल के आखिरी छोर पर पहुंच चुकी थी, जिसे देख सुप्रिया ने अपनी तेज नजरों से अपने आसपास के स्थान का जायजा लिया और अपने घोड़े से उतरते हुए एक काले अंधेरे में छिपे हुए एक गुप्त स्थान की तरह बढ़ने लगी।